तो दोस्तों, आर्यन चैट शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं राजेश गोयल जी। और राजेश गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैट शो में। आपका धन्यवाद, आपने हमारा रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट किया इस प्रोग्राम के लिए। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं राजेश गोयल जी का एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। राजेश गोयल जी का अनुभव 28 प्लस ईयर्स का इंडस्ट्री का है और इन्होंने काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन में काम किया हुआ है। जैसे कि होंडा ग्रुप में उन्होंने काम किया हुआ है। फिलहाल में अभी वो आइनॉक्स विंड लिमिटेड कंपनी में एज ए ग्रुप हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने हेड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के रूप में ग्लोबल ऑटोटेक कंपनी में काम किया हुआ है। एसबीयू प्लांट हेड के रूप में मिंडा कॉरपोरेशन में काम किया हुआ है। होंडा की सब्सिडरी H1 में एज ए प्लांट हेड, जनरल मैनेजर ऑपरेशन एंड एससीएम एस्कॉर्ट ग्रुप में उन्होंने काम किया हुआ है। तो काफी बड़ा अनुभव उनका रहा है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और मल्टी प्लांट मैनेजमेंट में। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो राजेश जी एमबीए हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, डिप्लोमा सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में, ICAT डिप्लोमा उन्होंने किया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और बैचलर डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस से। तो आपने जो अलग अलग फील्ड में जो काम किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मल्टीपल बिजनेस मैनेजमेंट में, तो क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट प्रोफाइल की अगर बात करें जहां पर कि आप मल्टीपल प्लांट्स को मैनेज करते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं मल्टीपल प्लांट्स को, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं आर्यन जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और क्वालिटी हब इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे अवसर दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग शेयर कर पाऊँ, जिससे कि न्यू कमर्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उससे सीख सकें और अपनी वर्किंग और लाइफस्टाइल को बेटर कर सके। तो ये मेरी जो कैरियर स्टार्ट होता है जब मैं 1990 में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा था, तो उस टाइम में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना एक चैलेंज होता था, बिकॉज उस टाइम में कॉलेजेस लिमिटेड होते थे। हम्म। और घर में ये भी था कि आपको बहुत दूर नहीं भेजना, आपको मतलब घर के आसपास का एडमिशन मिलता है तो ठीक है, नहीं हाँ तो हाँ। आप अपना डिप्लोमा कीजिए और घर में हाँ हाँ। रहिए। बिल्कुल। तो जब मैंने 12वीं पास की तो मेरे मार्क्स थे 93% पीसीएम। हम्म। दैट वाज अचीवमेंट एट दैट टाइम। हम्म। एंड मेरी फैमिली में सब लोग खुश थे, लेकिन मेरा चैलेंज था कि मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एडमिशन मिला दिल्ली में पूसा में डिप्लोमा में। हाँ बट हाँ। इच्छा ये थी कि बीटेक ही करना है। तो हम्म। उसके बाद अचानक मेरे को जो दीन बंधु छोटूराम कॉलेज से मेरे को कॉल आई। हम्म। और उसके बाद प्रोसेस करते करते एडमिशन को अप्लाई किया। उसके बाद मेरे को एडमिशन मिला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उस टाइम हम्म। में कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स काफी पीक पे था, जो अभी हाँ भी हाँ। है। लेकिन आई वाज लकी, एटलीस्ट आई गॉट इन बीटेक। सो उस टाइम में हम मतलब सब लोग ये कहते थे मैकेनिकल मिल गया तो बेस्ट है, इट इज एवरग्रीन, मतलब दे आपके विल मन नॉट में बी। कहीं पर था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपके मन में कहीं पर था कि कंप्यूटर वगैरह में जाना चाहिए? या एग्जैक्टली उस टाइम में भी, क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम में बूम स्टार्ट हुआ था। अब तो हम्म। कर दैट टाइम इट वाज अ स्टार्टिंग फेज। हम्म। बट luckily could not get in computer, so I got in mechanical. But I हम्म। was like from a struggling family, where I cannot drop a year. So nowadays we give a lot of opportunity to our kids, drop 1 year or 2 year, but you aim as you want. But that time we don't have any opportunity because parents were supporting a lot, to get to those admissions. So I thought like it's at least I got BTech, तो मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो एडमिशन मिला, तो मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया और ये तो एवरग्रीन ब्रांच है, तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। इसमें भी काफी फ्यूचर स्कोप है, क्योंकि आप काफी बिल्कुल लोग उस टाइम मैकेनिकल भी लाइक करते थे, बिल्कुल। ऐसा नहीं बिल्कुल। है। तो मेरे को एडमिशन मिला, फिर 4 साल काफी लग के मेहनत की और इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मेरे को कैंपस से ही जॉब मिल रहा था लक्ष्मण हाँ हाँ। प्रिंसिपल, जो कि एक
अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी थी, सीखने के हम्म लिए ऑल काइंड ऑफ इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो हम्म वहां पे मैंने काम किया क्वालिटी में, एंसिलरी डेवलपमेंट में। हम्म उसके बाद मेरे को मौका मिला होंडा कार्स में, मेरे को जापान जाने का मौका मिला। होंडा के सिस्टम, हम्म क्वालिटी सिस्टम, वर्ल्ड क्लास सोर्सिंग सिस्टम सीखने का मौका मिला। वहां हम्म मैंने 16 साल काम किया, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सप्लाई क्वालिटी, वेंडर डेवलपमेंट, हम्म न्यू मॉडल डेवलपमेंट, हम्म ऑपरेशन प्लानिंग, सब कुछ सीखा। होंडा के सिस्टम को वर्ल्ड वाइड, हाउ दे यूज इन शॉप फ्लोर, हाउ दे यूज एट सप्लायर एंड। सो इट वाज अ गुड, मतलब बहुत अच्छा मौका रहा। बट 16 साल के बाद सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, बिकॉज वहां पे बड़ी कंपनी में तो आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। तो मेरे को फिर मौका मिला स्कॉट्स में एज अ परचेज हेड। तो वहां पे मैंने काफी कुछ काम किया, जिसमें कि काफी कॉस्ट रिडक्शन पे काम किया, काफी अल्टरनेट सोर्सिंग पे काम किया, आउटसोर्सिंग बहुत किया, जिसमें कि जो अच्छा लेगेसी प्रोसेस थे। तो ऐसा करते करते फिर अगेन आई केम टू होंडा ग्रुप, होंडा जॉइंट वेंचर H1 जो है। उसपे मैंने जबकि कंपनी का तपोड़ का प्लांट ग्रीन फील्ड स्टेज में था, उसमें पूरा फ्रॉम ग्रीन फील्ड टेकिंग द लैंड, उसके बाद जमीन के बाद लेआउट बनाना, मशीन्स हम्म ऑर्डर करना, इंस्टॉल करना, टीम को डेवलप करना, एचओडीज को हायर करके, फिर डाउन द लाइन टीम पूरा बनाना, प्लांट की टीम को पूरा हायर करके उसको डेवलप करना। ऐसा करते करते जब मैंने प्लांट स्टार्ट किया तो हम 20 सेट पर डे बनाते थे होंडा के लिए। अच्छा हम्म उसका जब प्लांट छोड़ा 5 साल के बाद, तो हम हम्म 880 की कैपेसिटी पे आ गए थे। तो उसमें अच्छा काफी मेहनत रही टीम की। हम्म एक या दो प्लांट बनाए, मशीन बढ़ाते गए, हम रोबोट्स बढ़ाते गए, प्रेस लाइंस बढ़ाते गए, मैन पावर हम्म बढ़ाते गए। हम्म तो it was a good phase, how to start from green field to the capacity of like top capacity of the plant. So हम्म उसके बाद मेरे को मौका मिला मिंडा में, जिसमें कि मेरा हम्म टारगेट था कि मैं ईवी स्पेस में आऊं। तो उसमें आई वाज हेडिंग द नॉर्थर्न रीजन, जिसमें कि हम्म 3 प्लांट थे। हम्म तीनों में हम वायर हैंड सेंसर बनाते थे, और उसमें मेरा काम था पूरा टॉप लाइन टू बॉटम लाइन, मतलब कस्टमर से बिजनेस भी लाना, बना के भी देना, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेजमेंट को प्रूव करना। तो बहुत चैलेंजिंग था, इट वाज लर्निंग फेज, बिकॉज बिजनेस को मैंने पहली बार हेड किया था। बट लेकिन पुराने एक्सपीरियंस से शॉप फ्लोर को कैसे हैंडल करना है, टीम को कैसे हैंडल करना है, तो वो काफी काम आया वहाँ पे। ऐसे करते करते फिर आज की डेट में मैं आइनॉक्स विंड में हूँ, जिसमें कि हम विंड टर्बाइन्स बना रहे हैं, जो कि लेटेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी है। उसमें मेरे पास 4 प्लांट्स हैं। तो मेरे को लगता है कि एक बार आपको मल्टी प्लांट एक्सपीरियंस हो जाए, तो आपको 10 प्लांट दे दिए जाए या 20 प्लांट दे दिए जाए, यू नो वेयर टू फोकस, हाउ टू हैंडल द टीम, हाउ टू गिव वर्क टू द टीम, सो दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। सो इसमें काफी कुछ सीखा इन सब फेजेस में। तो ये जो इंडिविजुअल प्लांट को मैनेज करते हैं और मल्टीपल प्लांट मैनेज करते हैं, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आया अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट में? इंडिविजुअल प्लांट को हैंडल करना मीन्स आपका ज्यादा फोकस होता है कि आप डेली की पेस को कैसे अडहियर करें, मतलब इट इज अ हाँ काइंड ऑफ मोर ऑफ डेली वर्क मैनेजमेंट। हाँ आइदर हाँ इट इज अ कस्टमर डिलीवरीज, और इट इज अ सप्लायर मेटल रिसीविंग, और डेली प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। It's a kind of acting as a plant head, where you are solely responsible for a plant, and you have to look after different departments of a plant. But if you see multi-functional plant, it is more of a kind of a consultant role. Okay, you are not managing the plant, but you have to manage the plant. So that's a challenge. So for that, I think once you handle the plants, first you need to understand the chemistry of each plant and the challenges of each plant. That's very important when you join such organization. You need to spend time for each plant, what kind of business it is, what kind of people are there, what kind of plant heads are there, and what are the challenges of each plant. So based on those challenges, you do daily reviews with each plant, and on the weak areas you focus more. Strength areas already they are doing well, so you need to only get the feedback. But weak areas you need to own it and work with the team to solve it. So it's more of a supporting from the central function to achieve the work management at plant level. तो ये जो It's like a fatherly approach. You have हाँ four जी sons. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं चैलेंजेस की You बात have करूं, four जैसे आपने sons बताया now. काफी सारे चैलेंजेस आपको मिले थे, तो कोई एग्जांपल देके जरा बताएं क्या चैलेंज आपको टिपिकली मिला था जब आपने इस
मल्टी प्लांट मैनेजमेंट की शुरुआत की थी अभी इसमें करंट प्रोफाइल में, और कैसे आपने उसको हैंडल किया? मल्टी प्लांट्स मैंने, जब मैं स्कॉट्स में था तभी मैं मल्टी प्लांट, वहाँ 2 प्लांट देखता था। हाँ हाँ वहाँ पे पंतनगर प्लांट था और फैजाद प्लांट था। उसके हाँ बाद मैं हाँ। H1 में गया तो वहाँ पे भी मुझे 2 प्लांट देखने होते थे। हम्म तपोगड़ा में 2 प्लांट थे। एक हम्म 2 व्हीलर प्लांट था, एक 4 व्हीलर प्लांट था। ऐसे हम्म। करते करते मेरे मतलब KRA में नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ते गए। हाँ तो हाँ। उसमें जब 2 प्लांट नजदीक होते हैं तो बहुत इजी होता है। आधा दिन हम्म आप एक प्लांट में, हम्म आधा दिन दूसरे प्लांट में, या फिर अल्टरनेट डेज पे यू फिक्स। हम्म। और you know but when you have multi location plants, that becomes more challenging. So you need to do daily monitoring and meetings with the plants. That is must. That discipline should be there. Otherwise if some problem happens, you will miss it and you cannot support them to manage it. So I think मतलब मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं हर प्लांट में महीने में एक बार विजिट करूं, और एटलीस्ट जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहां जरूर फोकस करूं, टू सपोर्ट देम कि वो टाइमली उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। तो ये जो आपने विजिट की बात की, तो इसमें टेक्नोलॉजी का कितना कंट्रीब्यूशन है? क्या आप कुछ चीजों को, यानी कि प्लांट के कुछ परफॉर्मेंस एलिमेंट्स को आप ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, या फिजिकली विजिट करके सब कुछ मॉनिटरिंग करते हैं? मॉनिटरिंग तो ऑनलाइन ही करना पड़ता है, बिकॉज एवरी वेयर यू कैन नॉट बी योर सेल्फ. हाँ So जी। there are different monitoring system. One is like there are Zoom or team meetings are there, हाँ हाँ। which are the important tool. Then हम्म we have a centralized SAP system to हम्म monitoring the inventory and daily what kind of sales are going on. What हम्म is what, by month end reconciliation, how much material buying done, how much sales done. So हम्म that is done by the central team under me. Then reviewing the KPI on daily and weekly and monthly basis. That is the key factor. So KPIs are given to the plants. So based on the plan versus actual, the PDC has to, that report has to come on a daily basis, then summarize on weekly basis, and then of course there's a monthly review. I'm doing a structured reviews with the teams, so that what is the real performance they can also understand while reviewing it. And I also assess like where are the challenges and which plant has the more challenges, which is the main KRA for me to handle, so that as a group the हम्म। things become smooth. तो राजेश जी, आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को काफी ब्रॉडर लेवल में आपने मैनेज किया हुआ है। थोड़ी जरा कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, आपका फोकस कैसा रहता था? मटेरियल के जो कॉस्ट है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है उसमें करीबन करीबन 70% तक कॉस्ट मटेरियल का होता है, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करने के लिए मटेरियल कॉस्ट पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्या स्ट्रैटेजी आपकी हुआ करती थी एज ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेड? इसमें जब मैं होंडा में था तो हमने लोकलाइजेशन और वीएवी पे बहुत हम्म वहाँ मैंने बहुत सीख वहाँ पे हम लोगों ने काम किया होंडा सिटी 2008 में, जिसका कि मैं प्रोजेक्ट लीडर था। उसमें हम क्या करते थे, होंडा जापान हमें वहाँ के सप्लायर्स की विजिट कराता था, मतलब वहाँ के प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी को सीखने हम्म के लिए। उसके हम्म। बाद हम यहाँ पे आते थे तो अपने सप्लायर्स की विजिट करते थे। उसके बाद पार्ट को हम बेंचमार्क करते थे कंपटीटर्स के साथ, लाइक ओके। मारुति और हुंडई। वो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, उसको कंपेयर करते थे। उसके बाद अपने प्रोडक्ट के डिजाइन में मॉडिफिकेशन के लिए R&D को रिक्वेस्ट करते थे कि हम्म रॉ मटेरियल चेंज कर दो, या कहीं हम्म मशीनिंग प्रोसेस हटा दो, या फिर कहीं एक्स्ट्रा ब्रैकेट हम जब दे रहे हैं उसको कम कर दो, उसका कोई फंक्शन नहीं है लेकिन हमने ओवर डिजाइन किया हुआ है। तो हम्म। उस तरीके से हम कार लेवल पे होंडा सिटी का हम 50,000 पर कार कॉस्ट सेव की थी हमने 2008 में जब नई लॉन्च की थी। तो इट वॉज अ गुड अचीवमेंट दैट टाइम। मतलब आप 5 लाख की RM कॉस्ट में 50,000 सेव कर रहे हो, दैट इज गुड एनफ टू सेव यस एक्चुअली। यस। Same learnings we applied in case of Brio also. Brio, unfortunately, it could not succeed in India. Uh, Brio model, Honda Brio, which could not succeed in India, but lot of cost reduction activities done, lot of ideas taken from Maruti Suzuki and Hyundai, how they are doing in the Swift and the I-20. The same input we have given in terms of raw material, in terms of processes, in terms of assembly design. So a lot of things done there. So this was the base where I learned. But this base I applied in Escort, and a lot of components, we are, because almost components were localized.
there. Mm-hmm. Some raw material we are importing from China. Mm-hmm. In that case, what strategy I used first was the negotiation strategy. Whenever developing a new product, do a zero-based costing and negotiate with the supplier uh, to an optimum cost. And second was alternate costing. Suppliers were at higher cost, so Mm-hmm. bringing the competition of the suppliers and bringing a new source where we work from the scratch, zero-based costing, then giving the same target to the existing supplier. In that case, existing supplier also coming at the lower price. So that strategy, second strategy we use Mm-hmm. for zero-based costing. If we do from scratch, supplier cannot ignore it. So he has to accept if he has to do the business. There's a lot of cost saving done by China import also at time. Some local steel was costly. We buy some pipes also, some sintered products also from China. Then we did strategy on working on outsourcing also. Some of the processes were costly in-house. We did Mm-hmm. outsourcing of in-house processes also. Mm-hmm. By that, some legacy costs we could reduce by outsourcing with the suppliers. So this is how we did it here in Scott. Then if I go to next, like I worked with Bros Group also, Global Autotech. There, our strategy was, optimizing the process, like machining processes were there. So how we can use the alternate tool with the same kind of surface finish, how Mm-hmm. we can use we change the sequence of the machining process in die casting. We did a lot of cost savings by designing the die casting tools in a better way, using the die molds base of the molds uh, with after 1 lakh cycle also we found all the areas we could save the cost. And in overheads, if I talk about, we work a lot on manpower cost saving, Mm-hmm. by improving the efficiency, by improving the OEs, then improving Mm-hmm. the productivities. Mm-hmm. Uh, so in operations and supply chain, we try to save the cost whatever the way, we can, we can do it basically. तो अगर हम लोग प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, प्रोडक्शन में आपके जो प्लांट्स के जो प्रोडक्शन हेड्स वगैरह हैं, उनके केआरएज वगैरह आप कैसे सेट करते हैं? क्या आप डायरेक्टली उनको रिव्यू करते हैं या जो प्लांट हेड होता है, इंडिविजुअल प्लांट हेड, उनके साथ में आपका रिव्यू होता है? उनको मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्शन हेड है या जो ऑपरेशन हेड है, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने में। Actually, I have set the basic metrics to each plant. Okay, हम्म। in based on SQCDM. Okay, हाँ हाँ। safety, quality, cost, delivery, and management. हम्म। So I have set KPIs in each area given to each हम्म। plant. हम्म। Then each plant has to fix it down the line. Like if plant head is there, he has to fix a KRS for production person also. जैसे प्लांट के केस में प्लांट को मैं उनके अपने केयरर्स देता हूँ प्लांट हेड्स के, तो हम्म। प्लांट हेड अपने केयरर्स डाउन द लाइन अपने हम्म। प्रोडक्शन हेड को, क्वालिटी हेड को, मेंटेनेंस हेड को हम्म। अलग अलग तरीके से देते हैं उनको डिवाइड करके, जिससे हम्म। कि वो अपने केयरर्स को अचीव कर सकते हैं। हम्म। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ, तो हम लोग हमारे मतलब केपीआई फ्री है पूरा फ्रॉम सीईओ टू down the line even to the operator level. What are the हाँ KRAs for each हाँ person? We have fixed those KRAs, हाँ हाँ। and based on that, daily, weekly, and monthly reviews are done, and we achieve we achieve our targets on based on that. बाकी टीम बिल्डिंग के लिए कुछ इनिशिएटिव्स आप जरूर लेते होंगे, तो ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप टीम बिल्डिंग के लिए और उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? टीम बिल्डिंग के लिए मैंने जैसे कि बताया कि जब मैं H1 ज्वाइन किया, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया हाँ हाँ। 2014 में, हम्म। तो अभी तक तो मैंने एज ए मैनेजर चीजों को मैनेज किया था, टीम हम्म। मिलती थी उसको मैनेज करते थे। बट जब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया तो starting from selection of the team of the HODs, हम्म। and then fixing the staff down the line, then हम्म। hiring the people for the line, uh, हम्म। you know. So that was a complete learning exercise, 5 years, how to make a new team, groom हम्म। it to the maximum capacity level. So हम्म। उसमें सब कुछ ही था, तो टीम को लेके
हैंड होल्डिंग करना, उनके केआरए फिक्स करना, हम्म, केआरए फिक्स करने के बाद डेली मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग में रिव्यूज करना, मंथली परफॉर्मेंस रिव्यूज करना। तो वो सब मतलब क्या था, टीम को एज ए चाइल्ड मैंने डेवलप किया उस प्लांट कि हम्म, एचओडीज को लाके उनको बताना कि हाँ काम क्या है, उसके बाद उनके केयर सेट करना, तो हम्म, डेली उनसे रिव्यूज लेना कि वो अपनी टीम के रिव्यूज कैसे करते हैं, हम्म, ये स्पेशल स्पेशल टास्क फोर्स बनाना। तो हम्म, मतलब टीम को डेवलप करना इज अ वन डे प्रोसेस, इट हम्म। टेक्स टाइम बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वी नीड टू टीच देम, समटाइम वी नीड टू लर्न आल्सो फ्रॉम देम। आपने जापान जाके भी काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ ट्रेनिंग वगैरह लिया है। तो क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे जापान विजिट के, कुछ अगर शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के साथ में। जापान, मैं करीब 10 बार जापान गया हूँ। हम्म, होंडा से भी गया, मैं एचएल से भी गया। हम्म, अ, हाँ, लेकिन वहाँ के कल्चर से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। हम्म, मतलब जब मैं रोड पे जाता था, तो जब जेब्रा क्रॉसिंग करता था, तो गाड़ी दूर से आती थी, तो बंदा कोई क्रॉस कर रहा है तो पहले रुक जाता था। तो हम्म, आई वाज सरप्राइज की बड़ा अच्छा हम्म, कल्चर है। मतलब हम्म, लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं। बट हाँ, ये था कि बंदा जो जिसके लिए गाड़ी रुकी है, वो बो करके थैंक्स बोल दिया जाता है गाड़ी वाले को, जो हमारे यहाँ मिसिंग है। हमारे यहाँ तो कोशिश करता है कि कोई बंदा क्रॉस कर रहा है तो जल्दी से गाड़ी निकाल दो। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था, ह्यूमन हम्म, जेस्चर आई कुड से। हम्म, In terms of work culture, I saw on their lines, people are focusing on their work. कोई आए ना जाए उनको नहीं फर्क पड़ता, कोई गेस्ट आया या कुछ भी आया, वो उसको अपना ओपीएस फॉलो करना सबसे पहले प्रायोरिटी है। काम कर दिया, लाइन चल गई, सेट कर दी, सब कोई आए तो ठीक है, तो नजर घुमानी तो ठीक है। हमारे हम्म, यहाँ पे क्या होता है, कोई आता है तो पहले नजर दूसरे आती है। थोड़ा सा फर्क है कल्चर में, मानना पड़ेगा ये तो। धीरे धीरे यहाँ भी अब सेंसेशन हो रहा है कि प्रोसेस कंसिस्टेंटली लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, तो फर्क है। तीसरा ये है कि वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है। हम्म, मतलब डिसिप्लिन इन द सेंस कि काम के टारगेट या टाइमलाइंस हैं, तो वो पीपल डाई फॉर इट। आई हैव हम्म, फिक्स द टारगेट, आई हैव टू मीट ऑन दैट डेट। हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग टारगेट पे टारगेट, डेट पे डेट बढ़ाते रहते हैं। तो वो हम्म, एक लर्निंग्स है काफी जापानीज कल्चर से, बट आई लर्न। एंड होंडा में जब भी रहा तो हम सेम तरीके से काम किया। तो हम कहीं जाते हैं तो 5 मिनट पहले होते हैं लोग, 20 मिनट बाद आ रहे होते हैं मीटिंग में, या कहीं भी किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाना हो। शादी में हम ठीक 7 बजे होते हैं, और 7 बजे का टाइम है, तो लोग कहते हैं "फिर तो यहाँ आते ही नहीं"। दैट्स अ हैबिट, जापानीज वे हैपेंड। तो इट्स गुड, आई फील। ठीक है, हम थोड़े डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है। हम्म। मतलब इस तरह के काफी कुछ सीख सकते डिसिप्लिन हैं में हम। रहना। हम हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो जापानीज मतलब काफी कुछ सप्लायर। सीखा है। हाँ, 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 कुछ बोल काफी रहे थे कुछ आप। सीखा है जापानी को साथ रह के। जापानी के हम्म, साथ रह के काफी कुछ सीखा है इस मामले में। एक हम्म, तो ये है कि डेली पीडीसी कैसे करना है, हाँ, हाँ, मीटिंग्स में किस तरह का एजेंडा लेके जाना है, हम्म, और मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन लेनी है, किसी हम्म, को सपोर्ट करना है मीटिंग में जाके तो कैसे करना है, कुछ डिसीजन लेना है तो मीटिंग में ना लेके हफ्ता पहले पहले लोगों से कॉन्फिडेंस में लेके कि हाँ ठीक है, बट आई एम डूइंग इज राइट, सो दैट जब मीटिंग में आओ तो एक कंसेंसस करना है, ना कि डिस्कस करना है वहाँ पे। तो एक हम्म, बैक एंड वर्किंग बहुत अच्छा था जापानियों का। मतलब मीटिंग करने आते थे, डजन मीन कि वहां पे वो बहस करेंगे या मुद्दे पे लड़ाई करेंगे। वो बैक हम्म, एंड पे इंडिविजुअली लोगों से मिलके, चाहे इंडियन हो जापानी हो, मिलके आते थे। और हम्म। मीटिंग तो एक कंसेंसस के लिए होता था कि हाँ सब एग्री करते हैं, तो ज्यादा टाइम लगता नहीं था इस तरह की मीटिंग। हम्म। बाकी सप्लायर के यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काफी सारी जापानीज प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली अगर बात करें लीन मैन्युफैक्चरिंग के, बहुत सारे हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और काफी सारी कंपनियों ने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के भी कंटेंट को लेके कस्टमाइज भी किया हुआ है। तो वहां पर सप्लायर के यहाँ पर जो प्रोसेस का मैनेजमेंट था, उसमें और इंडियन जो सप्लायर्स, इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया। इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वहां पे जापान में किसी सप्लायर के यहाँ जाओगे तो चाहे कितना ही छोटा सप्लायर हो, उसका कॉन्सेप्ट काइजन पे चलता है। मतलब हम्म, आपको पता लगेगा, छोटा सा कोने में कोई वाटर कूलर रखा है, तो वहां पे भी आपको लगेगा पूरा कवर्ड है। हम्म, नीचे कुछ पैलेट रखा हुआ है, जमीन में पानी ना गिरे, या मेट लगाया हुआ है। हम्म, और आप कहीं गैंग में जाओगे तो आपको दिखेगा कि मतलब किसी को चोट ना लगे, तो वो हमेशा लाइन मिलेगी आपको। हम्म, हम्म, गैंगवे में कुछ अलग कलर का पेंट ही मिलेगा, और हम्म, सब लोग उसको
फॉलो भी करते हैं, मतलब 5S से काफी सेफ्टी के इस्तेमाल लिए। करते हैं। 5S तो है ही, लेकिन उसका सेफ्टी और क्वालिटी से मतलब सेफ्टी लिंकेज क्वालिटी। बनाते हैं वो। हम्म। कहते हैं कि सफाई है, हम्म। क्लियरली डिमार्केटेड है, तो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली आएगी, बिकॉज इट इज अ माइंडसेट। क्वालिटी हम्म। कोई ऊपर से तो आती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो गलती करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नील हो जाता है। दैट कल्चर इज गुड इन टर्म्स ऑफ shop floor management. They are good हम्म। at, even Americans also learn from them about हम्म। shop floor management, kaizens, बिल्कुल। lean manufacturing, हम्म। gemba visits, हम्म। which is part of Japanese culture. तो जो आपने अभी माइंडसेट की बात की, तो अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आपने मल्टीपल प्लांट्स में आपने काम किया हुआ है, कोई ऐसा कोई एग्जांपल बताएंगे किसी कंपनी में या किसी जगह में आपने काम किया हो किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में, जहां पर कि आपको आपके जो टीम है या जो पीयर्स थे, कुछ आपको चैलेंजिंग सिनारियो नजर आई थी माइंडसेट में, और उसको हमने कैसे बदला, अगर बता पाए एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी लास्ट कंपनी जब मैं ग्लोबल आउटटेक में था, वहां पे मैं गया तो वहां पे एक टाटा लाइन होती थी। हम टाटा के लिए एक पार्ट बनाते थे, काफी इंपॉर्टेंट इंजन का पार्ट था, बेड प्लेट कहते थे। हम्म। तो मैं गया तो माई सीओ सेड ये लाइन ना 250 पर डे बना सकती है, हम्म। लेकिन हम 120 ही बना रहे हैं। मैं हम्म। सोचा पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लाइन वाले बोलते हैं बन ही नहीं सकता, और हम्म। टॉप मैनेजमेंट सेल्स की इस पे 250 हम्म। निकाल सकते हैं। हम्म। तो मैंने पूरा स्टडी किया, साइकिल टाइम वगैरह देखा, पूरा लाइन वालों से बात की। तो हम्म। मुझे पता लगा एक पर्टिकुलर मशीन है, हम्म। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे तो लाइन की कैपेसिटी 200 250 पे आ जाएगी। हाँ हाँ। देन आई कॉल्ड experts from my sister concern. They came and proved it कि इस पे 250 बन सकता है। अच्छा। तो आप लोगों ने प्रोसेस डिजाइन ठीक नहीं किया, या सीक्वेंसिंग और मशीनिंग ठीक नहीं है। तो उससे क्या हुआ, टीम जो लाइन का इंचार्ज था, जो मैनेजर था, ये अंडरस्टूड कि उसको माइंड अप्लाई करना, क्योंकि वो थोड़ा लेथार्जिक था कि ठीक है, चल रहा है, मतलब मैं बोल दूंगा 120 से ज्यादा बन नहीं सकता। तो हम्म। when I put a competition to him by calling the expert, हम्म। so he took as a challenge. I also can do it. Why experts are required? हम्म। So my purpose solved. After a week, capacity came 250 or 240. Then I said, देखा हो गया ना, मैंने एक्सपर्ट बुला दिया। तो नहीं नहीं सर, काम तो ये तो मैंने किया, मतलब उसने क्या किया? हम्म। फिर आई सेड ये तो आप ही का काम था, मतलब आई एग्री आपने किया, लेकिन आप पहले आउट ऑफ द बॉक्स सोचते तो शायद ये क्रेडिट आपको जाता। हम्म। तो आई मीन टू से बाय क्रिएटिंग कंपटीशन द शॉप फ्लोर बाय पॉजिटिव फोर्सेस, how you can change the mindset of the people. बिल्कुल। Really now they are making 320 per day on that line. हम्म। After improving some processes, manpower skilling, and some tool changes, same line they're making 320 per day. So that is the how sometimes you need to change the mindset of the people, uh, हम्म। you know, to by creating some competition, or by doing. I can say there was some training to the line also by expert, and this is the way you can do it. So sometime on the shop floor, especially, you need to work on their psychology. Sometimes they have mental rut नहीं, इससे they have mental blocks, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। या कोई क्वालिटी प्रॉब्लम है, दे सेड की ये तो सॉल्व हो ही सकती है, आज तक तो किसी ने सॉल्व नहीं की। But once you call some expert or brainstorm with a team and apply different ideas, many problems we have solved where people think it's not possible. So sometimes in shop floor you need to you need to keep your sleeves up and bring some experts to benchmark with, create competition, so that their mental blocks or mindset can be improved. What you want as a management. I tell you, my existing organization, I know where I'm working. हाँ। Uh, Here also, when I came, because this industry was down from last five years because of ओके। industry practices. So when I came, production was almost nil. Slowly it ramped up. People said 5 साल से तो कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है, हाँ। तो अब क्या होगा? तो हम्म। they started with making some one sets, two sets per month.
दे सेट कि सर वो 6-7 साल पहले बनाते थे हम 20 सेट पर मंथ, 20 मशीन पर मंथ, ऐसे डब्बे ही बनेगी। ये तो नहीं, अब तो स्ट्रक्चर पूरा ढीला हो गया एंड ऑल दैट। So slowly, slowly, we improved the machines, added the manpower, uh, clean the dust from their minds. Now it has come again, industry is gearing up, so you need to gear up. So like now from two per at 1 month, now they have come 15 machines per month. And my ओके। target is to go to beyond 20 machines per month. It will, it will, of course, it will be done. You know, because 5 years their minds were like इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं बनाने की। तो it takes time बिल्कुल। changing the mindset of the people, but it happens once you demand it and you support them. बिल्कुल बिल्कुल Demand it and support what they want. It is बिल्कुल। possible, nothing is impossible. तो अभी आपका जो फील्ड है विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है, सरकार भी काफी फोकस कर रही है। तो कैसे आप इसका फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि हमारा जो कन्वेंशनल जो बिजली बनाने का जो तरीका था, कोल बेस्ड वगैरह जो था, इनफैक्ट अभी भी हमारा मेजोरिटी जो पावर का जो जनरेशन होता है कोल बेस्ड ही है। तो कैसे आप देख रहे हैं इसके फ्यूचर को, विंड हो गए या बाकी जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस हैं? आर्यन जी, जो मैं मानता हूँ कि मतलब ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज हम्म इन फ्यूचर में आपके पास फ्यूल रहना नहीं है 10 साल के हम्म बाद, या हम्म होगा भी तो पेट्रोल 300-400 रुपए लीटर होगा, मे बी हम्म आई एज्यूम दैट। हम्म डीजल शायद 200 रुपए से ऊपर निकल जाएगा, या हो सकता है डीजल बंद ही हो जाए। तो हम्म अभी सिचुएशन ऐसी है कि ऑप्शन है ही नहीं टू फॉर सर्वाइव। दैट्स द हम्म रीजन गवर्नमेंट आल्सो प्रोमोटिंग, and whole world is focusing on solar and this wind power, and then now हम्म hydrogen also in the pipeline. हम्म You must heard of in the news, the Saudi Arabia is making biggest solar power plant because they have understood now petrol diesel is no more will with them. हम्म So so this is the need of the time. बिल्कुल। But yes, it is cost effective also. हम्म Initially, because of equipment cost, it is costly, but in हम्म long term, it is going to be a cheap source because हम्म इनपुट तो कुछ है नहीं एक्सेप्ट मशीन। वो तो हम्म आपको नेचर ने देना है, फ्री में देना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट वे, नो, द यूनिट विच इज 8 to 9 rupees per unit, it will हम्म reaching to the unit price of 3.5 rupees or so, हम्म almost 50% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डाउन। और आप देखें तो इंडिया में पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और कहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी पे चलते थे पहले, हमारी ट्रेन भी कोयले पे या थर्मल कॉन्सेप्ट पे चलती थी, आज सारी ट्रेन इलेक्ट्रिक होते हैं। बिल्कुल। कहाँ घर में हम इतने मोबाइल फोन या हम्म हॉट प्लेट सब यूज करते थे। तो हम्म नीड तो बढ़नी है, और नीड बढ़ेगी तो पावर कहाँ से लाओगे? आप कोई इम्पोर्ट तो हो नहीं सकती पावर। तो बिल्कुल। आपको हाइड्रो पावर, आपको आपको विंड पावर, आपको सोलर पावर, या फिर हाइड्रोजन विच इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशन आई थिंक इन फ्यूचर, उसी पे डिपेंड करना है। तो मस्ट है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, आपको अभी हाल ही में कुछ अवार्ड भी मिला है, और ये काफी प्रतिष्ठित अवार्ड भी है। और चूंकि आपने इस प्रोफाइल को अभी नया ज्वाइन किया है, और जो आपका अचीवमेंट है, हम जानना चाहेंगे क्या अवार्ड मिला है और उसके लिए आपने क्या किया था। जरा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को। ये अवार्ड मेरे को मेनली एक्सलेंस इन सस्टेनेबिलिटी। हाँ सस्टेनेबिलिटी हाँ। मीन्स हाउ यू कैन effectively use the raw material, the हम्म power, the हम्म water utilization, resource utilization. हम्म So मैंने जैसे पिछली कंपनियों में काफी काम किया सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। हम्म जैसे कि हम एल्युमिनियम डाइकास्टिंग करते थे, तो उसमें हम्म जो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसको कैसे रिसाइकिल करें। हम हम्म लोगों ने सोलर पावर यूटिलाइजेशन पे काफी फोकस किया है, जिससे हम्म कि हम एनवायरमेंट को बचाने पे काम कर सकें। तब हम्म जो थर्मल पावर आती है उसको कम से कम यूज करें। हम्म उसके बाद मैंने काफी एक्सीलेंस पे काम किया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शंस, हम्म मेटल रिडक्शन, हम्म डिजाइन इम्प्रूवमेंट इन द पार्ट सो दैट मेटल कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस और एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इम्प्रूव। सो ये सब पुराने एक्सपीरियंस से जब अवार्ड के लिए अप्लाई किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि अपनी अचीवमेंट्स बताइए, पास्ट में आपने रिसोर्सेज पे क्या काम किया, वो पूरे मैंने डिटेल दिए।
उसके बाद फिर वहां पे एक सेमिनार हुआ, डिबेट हुई। तो बेस्ड ऑन दैट दे सिलेक्टेड मी फॉर दिस अवार्ड, हम्म। एंड it's really yes good achievement for me and throughout my career. It was the first award, this kind of award, which really uh, good in the industry to get. चलिए, हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड के लिए। धन्यवाद। राजेश जी, मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे इंडस्ट्री 4.0 है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे ये मार्केट को डिसरप्ट कर रही है या हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग करने के जो तरीके हैं उसके प्रोसेस को डिसरप्ट कर रही है? इसका मैं ओरिजिन बताता हूँ। जब मैं होंडा में काम करता था तो हम लोग सप्लायर से पार्ट बनवाते थे। हम्म। तो तो कुछ पार्ट्स में क्या होता है, प्रोप्राइटरी आइटम्स में उनका डिजाइन होता है। तो हम्म। वो जब डिजाइन सबमिट करते थे तो उस टाइम में हम लोग मतलब हमने ये सीखा कि डिजाइन को वैलिडेट कैसे करते हैं। तो उस टाइम में उनके पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते थे, हाँ हाँ। जिससे कि वो डिजाइन बना के हमें सिमुलेट करके दिखाते थे कि हम्म। लाइक डोर लॉक डिजाइन किया है तो उसका मूवमेंट कैसे है, कहीं फाउल तो नहीं कर रहा, माउंटिंग्स हम्म। क्या रहेंगी। तो हम्म। उस टाइम से ही मेरे को याद है, 20 साल पहले से ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही थी, हम्म। तो प्रोडक्ट डिजाइन के हम्म। लिए काफी यूज हो रही थी। लेकिन हम्म। आज के डेट में तो सब कुछ आईओटी बेस हो गया है। आपको हम्म। शॉप फ्लोर पूरा कंट्रोल करना है तो हम्म। यूनिट टू आईओटी। आप ऑफिस में रहें या बाहर रहें, तो हम्म। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है अबाउट शॉप फ्लोर में आउटपुट क्या चल रही है, कोई मशीन डाउन तो नहीं है, बिल्कुल। कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है प्लांट में। तो एक बहुत बड़ा कंट्रोल सिस्टम आ गया है मैनेजमेंट के हाथ में कि अ, आप कैसे बेटर वे में विदाउट गोइंग टू द शॉप फ्लोर बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एंड इसमें ऑटोमेशन भी हो गया है कि मशीन में कोई हम्म। प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल जाएगा, मेंटेनेंस वाले को मैसेज मिलेगा, इमीडिएटली वो ट्रबल शूट में हेल्प करेगा। तो ये तो अब डेली रूटीन का पार्ट होते जा रहा है। अब तो नॉर्मल है। मतलब 20 साल पहले हम कहते थे कि आईओटी आएगा और वो सब आएगा, इंडस्ट्री हम्म। 4.0। अब तो आई शुड से मैन्युफैक्चरिंग में 60% 70% इंडस्ट्री ऐसी हैं जो इसको अडॉप्ट कर रही हैं और उसके फायदे मिल रहे हैं। और आगे अब एआई आ रहा है, तो एआई तो मुझे लग रहा है इसका और एडवांस वर्जन है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करने में बेटर कंट्रोल सिस्टम मदद करेगा। राजेश जी, जो नए इंजीनियर्स, नए प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अभी आ रहे हैं, आपका क्या कहना है, क्या क्या सुझाव है आपका कि जब वो इंडस्ट्री में आए तो किस तरीके से वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं और किस तरीके से उनका अप्रोच होना चाहिए सीखने के लिए, लर्निंग के लिए और कैरियर इन्हांसमेंट के लिए? न्यू कमर्स के लिए मेरा सजेशन है कि पहले तो इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत क्लियर रहें कि हम्म। आपको जॉब करनी है या आगे पढ़ना है। हम्म। आगे पढ़ना है तो पढ़ें, हम्म। लेकिन वंस यू डिसाइड टू डू द जॉब, मेरा तो ये सजेशन है कि आप 2 साल मन लगा के जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं सीखें, हम्म। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हम्म। इंजीनियरिंग करने के बाद एक्चुअल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अलग होता है। ठीक है, हम्म। बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज भी साथ में ऐड किया जाता है, जिससे आपको कुछ नया नहीं लगता। हम्म। बट इंडिया में थोड़ा सा अलग है। पहले हम्म। आप पढ़ते हो और उसको फिर जब आप अप्लाई करना जाते हैं तो काफी डिफरेंस मिलता है आपको बेसिक से। तो उसके लिए 2 साल 3 साल बिना आगे पीछे देखे हुए सिर्फ हम्म। अपने काम पे फोकस करें और पूरा दिल लगा के सीखें। हम्म। क्योंकि आई अंडरस्टैंड इंजीनियर बनने के बाद ये होता है कि मैं जल्दी ग्रो करूं, हम्म। मैनेजर बन जाऊं, फिर मैं हम्म। जीएम बन जाऊं। हम्म। देखो, ये जिंदगी का पाथ है। आप पहले दिन जीएम नहीं बन सकते हो, तो जीएम बनने के लिए आपको काबिलियत चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, जो वक्त के साथ ही आएगी। तो अ, सभी का एम्बिशन होता है कि जल्दी से आप हायर लेवल पे जाओ, लेकिन हायर लेवल पे जाना तो इसी है, लेकिन उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम्म। उसके लिए जरूरी है आपके बेसिक्स क्लियर हो और आपको पूरी नॉलेज हो अपने फील्ड की, तो पूरा सीखें। जो बंदा एक्सपर्ट होता है पूरा सीखता है। तो फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है, पहले प्रोसेस को, प्रोडक्ट को, एग्जैक्टली, और जो भी, एग्जैक्टली। हाँ, जो जिस इंडस्ट्री में काम कर अच्छी तरह से उसके जो अप्रोचेस हैं, मैनेजमेंट है, उनको सीखें, समझें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप मैनर में फिर आगे ग्रो करें। क्योंकि एग्री, एग्री। आज की जो जनरेशन है बहुत जल्दी में रहती है कि उनको बहुत जल्दी से ग्रो करना है, जल्दी से मैनेजर बनना है, पेशेंस नहीं होता है।
मैं तो ये कहता हूँ आर्यन जी, आज मान लो आप VP बन जाओगे 2 साल में, हम्म उसके बाद क्या करोगे पूरी लाइफ? हम्म वो तो टॉप मोस्ट पोजीशन है, VP, डायरेक्टर, उसके ऊपर हम्म क्या करोगे? सही बात है। उसके बाद उसके बाद ऑप्शन ये रह जाता है कि आप अपनी कंपनी खोल लो, उसके डायरेक्टर बन जाओ। तो हम्म लाइफ टाइम थोड़ा टाइम दो ना, मतलब सही आपको बात। मजा भी आएगा धीरे धीरे पढ़ने में। एकदम कुछ मिल जाएगा और उसके ऊपर कुछ छत पे आ गया, उसके ऊपर आपको आसमान ही नजर आएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। जो मजा सीख के धीरे धीरे बढ़ने में है, वो अचानक ऊपर जाके नहीं है, क्योंकि आप उसको ढंग से ग्रास्प नहीं कर पाते हो, और फिर जब ऊपर जाते हो तो अगर चीजें बेसिक्स नहीं पता तो सस्टेन नहीं कर पाते हो। फिर आपके पास बहुत प्रेशर रहता है। फिर वो आजकल की जो नेगेटिविटी चल रही है, लोग सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर में आके, एंड ऑल दैट, विच इज नॉट बिल्कुल गुड। तो जितना बिल्कुल। बेसिक्स अच्छे रहेंगे, ढंग से सीखोगे, प्रेशर कभी नहीं आएगा जिंदगी में। प्रेशर नहीं लेना, रिलैक्स होकर करना है और काम को एंजॉय करते हुए करना चाहिए। एक्चुअली सीखोगे तो एंजॉय अपने आप करोगे ना। सी आपने 3 साल सीख लिया, बिल्कुल दिल के अंदर बैठा लिया, बिल्कुल। आगे आप कुछ भी काम दे दो, आपको लगेगा नहीं ये तो मेरे को तो पता है क्या है, अभी ये बैठे बैठे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप एक सीनियर लेवल पे आते हो, सीख के आप 20 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप कहते हैं आपको 20 लोग संभालने हैं, अरे कोई नहीं, हमने तो 50 लोग संभाले हैं, क्या है? तो इट बिकम्स कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बिकम्स कॉन्फिडेंस बाय डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग इट। बिल्कुल। तो जितना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही एंजॉय भी करोगे और ग्रो भी करोगे। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, और हमारे व्यूअर्स को आपने अपने लाइफ के बारे में, जो चैलेंजेस है इंडस्ट्री के, जो सिचुएशंस हैं, और अपना जो एक्सपीरियंस था आपके जापान का, आपने शेयर किया। और जो न्यू कमर्स हैं, नए प्रोफेशनल्स, उनको भी आपने अच्छा रास्ता दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ कि राजेश जी के इनपुट से हमारे जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनको काफी सारे टिप्स मिले होंगे। तो आपका क्या सुझाव है, आपका क्या इनपुट रहा, क्या आपने सीखा आपने इस शो से, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। मैं आशा करता हूं कि धन्यवाद। दोबारा हम मिलेंगे और किसी नए टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद आर्यन जी, एंड थैंक्स टू क्वालिटी ऑफ इंडिया अगेन। थैंक्स। थैंक यू थैंक यू।